Hi, good morning. My name is Dr. Deb, and today we will be doing chi-square test. This is a test which is also known as a non-parametric test. हम अभी तक जितने भी टेस्ट कर रहे थे they were all parametric test like z square test, t square test. जितने भी हम normal distribution के टेस्ट कर रहे थे they were all parametric test. Today we will be doing a non-parametric test, right? And इसका नाम है chi-square test. नाम थोड़ा अजीब है बट कोई बात नहीं, there's a Greek symbol से हमारा ये निकला है. So let's do this test. So let's see some history about it. I mean let's understand कि ये टेस्ट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ. So अगर हम देखेंगे तो this test actually originated in the year 1843 to 1917 जब फ्रेडरिक रॉबर्ट हेल्मट ने इनको शुरू करा था. बट देन फाइनली इनको कार्ल पियर्सन ने लेटर 1990 में लेके आए थे. इनको वेल डेवलप्ड टेस्ट कहा जाता है. अगर आपको ध्यान हो, कार्ल पियर्सन के हमने बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी करी हुई है, चाहे वो स्क्यूनेस से रिलेटेड हो या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड हो, और यहां पे भी कार्ल पियर्सन ने बहुत काम करा है इन दी chi-square टेस्ट, राइट. सो हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे काम करता है. सो आप देखो, it is a test which actually talks about the independence of attribute and goodness of fit test and used to estimate the statistical significance of population variance. हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं. Why we want a non-parametric test? See, अभी तक क्या होता था कि हमारे पास मीन, मोड, मीडियन सब कुछ होता था. इन दैट केस हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते थे. बट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं पता, सपोज करो एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी, और मैं क्लेम करता हूं कि मेरे यहाँ पे 50% बॉयज काम करते हैं, 50% गर्ल्स काम करते हैं. सो इन दैट केस अब अगर ये ट्रू है, जो मैंने आपको एक रेशियो दिया, इसको हमें ऑब्जर्व डेटा से ट्रू करना पड़ेगा. सो ऑब्जर्व डेटा मतलब कि किसी ने डेटा पिक करा और किसी एक दिन पिक करा और उस दिन जो रेशियो है वो 50-50 नहीं आया. अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो 50-50 का मतलब क्या हुआ कि 10 बॉयज 10 गर्ल्स. बट ऑन अ पर्टिकुलर डे जब उसको चेक करा गया, उस दिन 11 बॉयज थे और 9 गर्ल्स थे. क्या ये 10 बॉयज और 10 गर्ल्स को ठीक साबित कर रहे हैं? शायद कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं. दोबारा से एक दिन डेटा लिया गया, उस दिन आया 12 and 8. क्या अभी भी है? शायद हाँ है. फिर हमने नेक्स्ट डे लिया, उस दिन आया 13 and 7. क्या अब ये 50-50 है? शायद नहीं है. सिमिलरली अगर दोबारा एक और दिन लेते हैं, उस दिन अगर आता है कि ये होना चाहिए एक्चुअली में लेट्स से 14 and 6, क्या अब ये 50-50 है? शायद आप बोलेंगे अब ये नहीं है. नाउ अब ये जो कहना कि ये 50-50 है कि नहीं है, दिस इज व्हाट वी नीड टू टेस्ट. अगेन मीन, मोड, मीडियन कुछ नहीं है हमारे पास, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते. ऐसे केस में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं, जो मैंने एक रेशियो दिया जिसको मैं क्लेम कर रहा हूं, अब जो मैंने डेटा पिक करा है सैंपल में से, क्या वो डेटा जो मैं क्लेम कर रहा हूं उस क्लेम के बराबर है या नहीं है. विच मीन्स एक मेरे पास ऑब्जर्व डेटा है और उस ऑब्जर्व डेटा से मैं एक एक्सपेक्टेड डेटा निकालूंगा जो कि मेरे क्लेम के बराबर होगा, और फिर हम उसको एरर निकाल के देखेंगे कि एक्चुअली में क्या ये फिट होता है कि नहीं होता है. इसीलिए इसको बोला जाता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. मतलब हम चेक करते हैं कि जो हमने सैंपल पिक करा है क्या वो पॉपुलेशन से फिट हो रहा है. सो नाउ दिस इज वन वे टू यूज द chi-square टेस्ट. इसके अलावा भी हम और तरीके से chi-square टेस्ट को यूज कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीजों पे लेके जाऊं कि chi-square टेस्ट कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा हम और chi-square टेस्ट के बारे में समझते हैं. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये ज्यादातर जो डेटा हमारे पास डिस्क्रीट होता है उस पर हम chi-square टेस्ट लगाते हैं. मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो क्वालिटेटिव डेटा है, नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा जो भी होता है, उस डेटा के ऊपर हम लोग chi-square टेस्ट को यूज करते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले से हम बाहर आ चुके हैं, राइट. उसके बाद है कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है दे शुड बी इंडिपेंडेंट. देखो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, ज्यादातर डेटा जो यूज कर रहे हैं, ज्यादातर हाइपोथेसिस जो यूज हो रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट के ऊपर ही होता है. इसके अंदर एक लिमिटेशंस भी है. chi-square की जो एक मेजर लिमिटेशन है कि आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 50. मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास वो 50 से एटलीस्ट नंबर ज्यादा होना चाहिए. और क्योंकि chi-square टेस्ट में हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की बात करेंगे और 50 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कम से कम दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या डायमेंशंस होने चाहिए, और ऐसे में ये मैट्रिक्स बन जाएगा. सो मिनिमम 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा. सो जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर सेल्स होते हैं. जैसे 2x2 के मैट्रिक्स में 4 सेल्स होंगे. सो यहां पे एक लिमिटेशन और आती है कि किसी भी सेल में 5 से कम डेटा नहीं होना चाहिए. सो दो लिमिटेशंस है. फर्स्ट 50 होना चाहिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी है. सेकेंड, किसी भी सेल में जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होना चाहिए. अगर 5 से कम होता है देन हमें येट्स करेक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हमें यूज करना है. ओके, सो अब हमने समझ लिया कि इसके लिमिटेशंस क्या है, ये कैसे यूज होता है, और अगेन द सेम थ्योरी, सेम कॉन्सेप्ट, सेम
तरीके से हमें इसको प्रूव करना है, जैसे हम हाइपोथेसिस प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है, हमें लिखना है कि क्या सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग करेंगे। उसके बाद हमें कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगा के काई स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेट करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत काम आता है, अपने अनोवा में एफ टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा होगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद और साथ में जब हम लोग इसके अंदर क्या नाम है सिग्निफिकेंस लेवल की बात करते हैं या हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं, उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों को यूज करके हमें टेबुलर फॉर्म से काई स्क्वायर टेस्ट का या काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दी सिग्निफिकेंस लेवल। देन हम कंपेयर करते हैं कि क्या ज्यादा है क्या कम है, बेस्ड ऑन द कंपैरिजन हम लोग उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। आप देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमने अभी करा था और ये भी मैंने बताया कि पूरा प्रोसेस ज्यादातर सारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होता है। इसके बाद हम लोग कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं, क्योंकि एजम्पशंस भी जरूरी होती है, हर जगह वो टेस्ट यूज नहीं होता है, हमें बेसिक एजम्पशंस में चलना पड़ता है। रैंडम सैंपल डेटा होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली लार्ज सैंपल साइज जो कि 50+ मैंने बोला है। एडिक्वेट सेल साइज होना चाहिए, इसके अंदर एक सेल का भी एक लिमिटेशन है जो कि 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 से कम होगा तो क्या होगा, हमें येट्स करेक्शन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ये, और ऑब्जर्वेशन ग्रुप्ड इन कैटेगरीज है। सो जो डेटा है वो कैटेगोरिकल डेटा होना चाहिए, चाहे वो नॉमिनल हो चाहे वो ऑर्डिनल हो। डिस्क्रीट डेटा ऑब्वियसली उसको हमें बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओके सो अब जब हमने एजम्पशंस देख लिए तो थोड़े से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एंटर करते हैं। हालांकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी तरह से पीछे समझाया है। ये ध्यान रखना कि ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये काई स्क्वायर है, मतलब कि हमें स्क्वायर निकालना, और किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जो मीन होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर में। ये दोनों पॉइंट अगर आप समझोगे तभी आपको काई स्क्वायर समझ में आएगा। पहला आप देखो क्या लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस एज डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस। बहुत क्लियर है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ये चीज एक मार्क करके रखना। सेकंड देखो क्या है, एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स वेरी लार्ज द शेप बिकम्स वेरी लाइकली टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी जो शेप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएगा। बट एक और चीज क्या बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है तो फर्स्ट एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है, सेकेंड ये जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता है। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम के चक्कर में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ रहा है। मैं इसको अभी एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाऊंगा। आप देखो डायग्राम में, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, क्योंकि ये काई स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड की तरफ ही जा रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 3 है तो आप देखो ये इस टाइप से आ रहा है, तो इसमें कहीं से भी कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हुआ तो ये थोड़ा सा बेटर हो रहा है पहले वाले से, बट स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है। जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 10 हुआ तो ये आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखेगा, बट स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है। सो विच इज वेरी क्लियर, जैसे जैसे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ रहा है, राइट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल चेक करते हैं, क्योंकि हमें टेबल का रिजल्ट लेना है और हमें अपना कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से, उन दोनों को कंपेयर करना है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का यहां का सिंपल तरीका है कॉलम -1 इंटू रो -1। मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डेटा जब मैं बात करूंगा, जितने मेरे आप क्या नाम है डेटा के अंदर जो वेरिएबल्स है वो आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करके मेरा रो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे मेरा रो कॉलम बढ़ेगा तो उस हिसाब से मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ती रहेगी। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कॉलम -1 इंटू रो -1। अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा, विच इज एक्चुअली सबसे कम जो होता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है। सो आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैलकुलेट करना ईजी है, आगे है। ओके, अब जैसे ही आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है वैसे ही आपको देखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और मैंने क्या बोला था कि आपको सिग्निफिकेंस लेवल जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल भी होता है, तो दोनों आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस लेवल से भी प्रूफ करा हुआ है और टेबल में दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी दिया हुआ है, तो दोनों आप ले सकते हो, बट दोनों की केसेस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। वंस यू हैव दिस, आप टेबुलर काई स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम निकालते हैं
कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू। सो आप देखो ये फॉर्मूला है काई स्क्वायर टेस्ट का, इसको मैंने एक्स स्क्वायर टाइप करा बट ये दिस इज काई स्क्वायर एक्चुअली में। सो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व डेटा माइनस एक्सपेक्टेड डेटा का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड डेटा। आई का आपको पता है आई इज इक्वल टू 1 to n, आई मीन जितने हमारे पास ऑब्जर्व डेटाज होंगे उनका हमें पैरेलल टू एक्सपेक्टेड डेटा निकालना है और उसका स्क्वायर करके हमें डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड डेटा से। उससे हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। और अभी मैंने क्या बोला, हमें पहले काई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें टेबुलर वैल्यू लेना है और हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। अब हम देखते हैं कि दोनों को हमें कंपेयर कैसे करना है, द टेबुलर वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू को, राइट। सो अब आप देखो इससे क्लियर हो जाएगा, ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, राइट। ये रिजेक्शन रीजन कहां से निकल रहा है, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से निकल रहा है मेरा। सो यहां पे मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, मतलब फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। यहां पे मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है मतलब कि मेरा ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो रहा है। अब ये रीजन क्या, आप ये देखो सिंपल सी बात है, ये क्रिटिकल एक्स स्क्वायर है, मतलब कि मैं अपना कैलकुलेट करूंगा और मैं कंपेयर करूंगा टेबुलर से। टेबुलर क्या बताएगा मुझे, ये वाली पॉइंट बताएगा। सो टेबुलर मुझे क्रिटिकल एक्स स्क्वायर बता रहा है। अब मैंने जो कैलकुलेट करा वो अगर टेबुलर से ज्यादा है तो मेरा नल रिजेक्ट हो गया, बट अगर जो मैंने कैलकुलेट करा वो मेरा टेबुलर से कम है तो मेरा नल एक्सेप्ट हो गया। इस चीज को प्लीज ध्यान देना, अच्छी तरह से समझना। ये मेरा रिजेक्शन रीजन है और ये रीजन कहां से आया है, क्रिटिकल वैल्यू जो मैंने निकाला है टेबुलर वैल्यू से और फिर मैंने कैलकुलेट करा है। सो टेबुलर वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो ये रिजेक्शन रीजन में आ जाता है, कम है तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाता है, सिंपल। सो नाउ लेट्स सी कि काई स्क्वायर टेस्ट कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहला एग्जांपल है दैट काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ वेरिएंस। जब हमें वेरिएंस पता है, प्रोपोर्शन में जब वेरिएंस को हम यूज कर सकते हैं, हमें वेरिएंस पता है सैंपल का भी और पॉपुलेशन का भी, और उसके प्रोपोर्शन को यूज करके एंड देन हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स भी पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ वेरिएंस कर सकते हैं। लेट्स सी द फॉर्मूला कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला इफ यू सी। So I'm talking about variance of sample upon variance of population multiplied by n minus 1 which is the sample size. So this is a simple formula जिसको हमें काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ वेरिएंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दो तीन और तरीके से हम काई स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। जो तीन और तरीके हैं काई स्क्वायर टेस्ट को हम जैसे यूज करते हैं, एक तो हुआ गुडनेस ऑफ फिट, इसके बारे में बता चुका हूं। फिर हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की और हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी की। अब हम देखते हैं कि ये तीनों एक्चुअली में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हो कि तीनों में अलग अलग क्या है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गुडनेस ऑफ फिट मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से अगर मैं कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरी कुछ एक्सपेक्टेड है कि बॉयज एंड गर्ल्स 50-50 रेशियो में है मेरे कंपनी में, और उसके बाद मैं कुछ सैंपल्स ले रहा हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि जो ऑब्जर्व सैंपल है और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उन दोनों में क्या कुछ एरर है कि नहीं, और अगर एरर है भी क्या स्टिल द सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और नॉट। सो वो हम देखते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट है कि नहीं है, राइट। फिर सेकेंड वाला देखते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आप देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स है उनके बीच में क्या कोई एसोसिएशन है या नहीं है। सो द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ association between the two attributes is what we try to find out in Pearson's chi-square test of independence. Does not measure the extent of association between the attribute. ये थोड़ा समझना जरूरी है। ये हमें कितना ज्यादा, कितनी डिग्री में या कितना ज्यादा वो एसोसिएटेड है ये हमें नहीं बताता। हमें ये सिर्फ बता देगा कि हाँ दोनों के बीच में एसोसिएशन है या नहीं है, बट कितना ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कितना है, क्या एक्सटेंट है, क्या डिग्री है, वो हमें नहीं पता लग सकता। सो दिस इज नोन एज पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। जो लास्ट वाला है वो हम देख लेते हैं एक बारी। तो लास्ट वाला है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें इट डिटरमाइंस वेदर टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और आर फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशन। तो हमने कुछ सैंपल्स ड्रॉ करे और वो सैंपल सेम पॉपुलेशन से है कि नहीं है ये पता करने के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी तक बताता आया हूं कि काई स्क्वायर टेस्ट में ना हमारी एजम्पशंस नहीं होती, तो एजम्पशंस नहीं होती, हालांकि वेरिएंस है, वेरिएंस ज्यादातर हम पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं, बट स्टिल क्योंकि हमारे यहाँ पे एजम्पशंस नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम लोग बात नहीं करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एजम्पशन नहीं है, सो इसको हम ज्यादातर पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज नहीं करते, हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को, राइट।
सो अब हम बहुत कुछ समझ चुके हैं chi-square टेस्ट के बारे में। इससे पहले कि हम एक क्वेश्चन करें, फाइनल हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं chi-square टेस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली स्क्यूड टेस्ट है। इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जब चेंज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नया क्रिएट होता है। सो विद एवरी चेंज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका एक नया डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ेगा और साथ में जो डेटा है वो नॉर्मल की तरफ भी जाता है, राइट। उसके बाद अब देखो वेरिएंस इक्वल्स 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंजेस, ये हम कर चुके हैं। ओके, सो हम लोग मोर और लेस हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं सारे। अब हम एक काम करते हैं, अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है। अगर आपके पास chi-square टेस्ट आया है कि क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है और जो भी कुछ आपको डेटा मिला है उस डेटा से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, एक चीज रह गया कि मैंने आपसे बात करी थी ना कि अगर किसी एक सेल में मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो लेस देन 5 है, इन दैट केस हमें येट्स करेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। नाउ दिस इज येट्स करेक्शन। जब हम फॉर्मूला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लो। दिस इज व्हाट येट्स करेक्शन इज, व्हेन टू बी यूज्ड व्हेन इन अ पर्टिकुलर सेल हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो 5 से कम है, तब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, अब हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिक करा है, नेट से ही पिक करा है, मैंने कुछ नंबर्स चेंज करे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, मलेरिया की ट्रीटमेंट में क्विनिन एक दवाई यूज हुई है। तो 2000 लोगों का सैंपल है जिनको मलेरिया हुआ है, उसमें से 500 लोगों को इन्होंने पिक करा, जिसके अंदर कि कुछ लोगों को क्विनिन दिया गया, उसके बावजूद भी उनको फीवर आया। कुछ लोगों को क्विनिन नहीं दिया, फिर भी उनको फीवर नहीं आया कुछ लोगों को। तो ये जो डेटा है इसको आप ध्यान दो। ट्रीटमेंट हो रही है, ट्रीटमेंट किससे हो रही है? क्विनिन से। तो कुछ लोगों को क्विनिन दिया, कुछ लोगों को क्विनिन नहीं दिया। सो क्विनिन देने के बावजूद भी फीवर कितनों को आया? 20 को आया। फीवर कितनों को नहीं आया? 480 को नहीं आया, क्योंकि टोटल कितना था? 500 था, मैंने आपको बताया। सो अब नेक्स्ट क्या है कि जिनको क्विनिन नहीं दिया उनमें से कितने लोगों को फीवर आया? 100 लोगों को। मतलब क्विनिन नहीं दिया, 100 लोगों को फीवर है, बट एट द सेम टाइम 1400 लोगों को फीवर नहीं आया है क्विनिन दिए बिना भी। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या क्विनिन की जरूरत है? क्या अगर हम मलेरिया में क्विनिन यूज करते हैं, क्या ये फीवर को रोक पाता है या नहीं रोक पाता? क्या ये हमें यूज करना चाहिए एज ए ट्रीटमेंट और नो? सो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रख के हमें चलना पड़ेगा। नल ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा है, अल्टरनेट सब कुछ अच्छा नहीं है। मतलब नल मतलब क्विनिन की जरूरत नहीं है और हमें यह प्रूव करना है कि वेदर क्विनिन की जरूरत है कि नहीं है बेस्ड ऑन द नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये है, आप इसको सिंपली लिख लो, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला RT इंटू CT अपॉन N, विच मीन्स रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन N, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल N। हम इस वाले को ले लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट रो है। तो अगर मैं 1 1 की बात करता हूं 20 पे, यहां पे क्या आएगा? अब आप देखो फॉर्मूला मैं यहां पहले लिख लेता हूं। रो टोटल मेरा कितना है? रो टोटल मेरा 500 है। सो मैं 500 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल, राइट। कॉलम टोटल कितना मेरा? 120 है, अपॉन N कितना मेरा? 2000 मेरा N है। सो 2000 मेरा N है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देखो, विच मीन्स 30। सो मेरी जो रो फर्स्ट है, फर्स्ट सेल जो होगा यहां पे एक्सपेक्टेड, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज कहते हैं। ठीक है। सो माई फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 30। आप बाकियों को आराम से कैलकुलेट करो, मैं तब तक यहां पे लिखता हूं इसको। तो मैंने ये निकाल लिया जो एक्सपेक्टेड वैल्यू 111 है, E11 आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर को। E11 30 आया। आपने बाकी सब निकाल लिए, बाकी चारों भी आपने यही फॉर्मूला यूज करके निकाला होगा। चलो कोई बात नहीं, आपने अपना टाइम वेस्ट करा। अब मैं आपको बताता हूं, बिना फॉर्मूले के मैं बाकी तीनों निकाल सकता हूं। देखो सुडोकू खेलते हो आप, अगर सुडोकू खेलते हो तो आपको पता कैसे होता है। अब आप देखो मेरी एक्सपेक्टेड 30 आ गई है, मेरा टोटल 120 है, आई कैन नॉट चेंज माई टोटल। मतलब किसी भी तरीके से आप टोटल को थोड़ा ना चेंज कर सकते हो। सो अगर ये 30 है और टोटल अगर 120 है तो ये कितना होगा? 120 माइनस 30, जो कि कितना हो गया? 90। वेरी गुड।
सिमिलरली ये टोटल भी मेरा सेम रहेगा, ये टोटल चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो विच मीन्स अगर 500 में से 30 निकल गया तो कितना बचेगा? 470। अब आप देखो कैलकुलेट करके भी आपका यही फिगर आ रहा होगा, राइट, बट हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि ये आपका 90 आ गया, ये आपका 1500 है, 1500 में से 90 जाएगा तो कितना होगा? 1410। अब आप देखो आपका भी यही कैलकुलेशन आया होगा, क्योंकि ये भी 120 होना चाहिए और ये भी आपका 1880 ही होना चाहिए और ऐसे भी बराबर होना चाहिए। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, बट ठीक है, कभी कभार आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर 2/2 की जगह 2/3 हो गया तो क्या होगा, ठीक है, वो भी हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लो और फिर हम आगे देखते हैं कि हमें एक्चुअली में काई स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे करना होता है। करो। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सारे ऑब्जर्व वैल्यू को एक साथ देखेंगे और उसके बाद सारे एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। सो लेट्स से मेरा ऑब्जर्व वैल्यू ये है, ऑब्जर्व क्या है मेरा? 20 है, 100 है, 480 है एंड 1400 है। ये मेरे ऑब्जर्व वैल्यूज है, राइट। इसके अगेंस्ट में मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखता हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करा है, 20 का एक्सपेक्टेड 30 होना चाहिए था, 100 का 90, 470 एंड ये 1410। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा? देखो फॉर्मूला इज O माइनस ई, O माइनस ई। तो यहां पे मैं क्या निकालूंगा? O माइनस ई निकालूंगा। सो O माइनस ई क्या होगा? O क्या है? 20, जो कि छोटा है, E बड़ा है। सो -10, 100 माइनस 90, 10, 480 माइनस 70, सॉरी 10, और ये क्या हो जाएगा? -10। बट हमें तो O माइनस ई चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर चाहिए। सो व्हाट वी वांट O माइनस ई का स्क्वायर, विच मीन्स 100, 100, 100 एंड 100। अब आप देखो मेरे पास ये वाली फिगर्स आ गई हैं, इन फिगर्स को मुझे ऐड करना ऑब्वियसली, बट ये फिगर्स मेरे पास आ गई हैं। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है? हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से इन सबको डिवाइड करना है। क्लियर है? अब डिवाइड कैसे करेंगे? 100 को डिवाइड करेंगे हम 30 से। आप प्लीज निकाल के मुझे बताओ कि जब आप 100 को 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सो दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 30, दिस डिवाइड बाय 90, दिस डिवाइड बाय 470, दिस डिवाइड बाय 1410। अब आप इसको निकालो प्लीज, अपने आप करो। ठीक है, सो मैंने समेशन निकाला, टोटल करा, 4.78 आया। अब आप देखो हमने क्या निकाल लिया? हमने कैलकुलेटेड काई स्क्वायर निकाल लिया है, विच इज इक्वल टू 4.78। इसको अब हम पाक कर देते हैं और इसके बाद हम लोग टेबुलर कैलकुलेटेड निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू 4.78, राइट। अब मुझे जो चाहिए वो मुझे ये वाली फिगर चाहिए, तो इन सबको मैं हटा देता हूं और उसके बाद मैं इस फिगर के साथ फिर मैं टेबुलर फॉर्म में लाने के बाद हम क्रिटिकल वैल्यू एनालाइज करेंगे, राइट। सो तब तक मैं इसको हटाता हूं, आप एक काम करो, जाओ जाके स्टडी करो कि हम टेबुलर काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मैं तब तक इसको मैंने फिर स्क्रीन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, मेरे पास ये 4.78 वैल्यू निकल गया है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया यू शुड टेक 95%, विच मीन सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा, या सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? 0.05। वेरी गुड। सो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विच इज इक्वल टू ρ-1 इंटू C-1, राइट। सो ρ-1 कितना है? 2-1 इंटू C क्या है? 2-1, which is 1 into 1, which is equal to 1, which means my degree of freedom is 1. अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एंड 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल पे आप चेक करके बताओ कि आपका टेबुलर वैल्यू क्या आ रही है, आप चेक करो। ओके, सो मैं ये एक क्या नाम है काई स्क्वायर का टेबल लेके आया हूं। अब आप देखो काई स्क्वायर के टेबल के थ्रू अगर हम देखते हैं, हमें ये पता है कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 है। सो इन दैट केस अगर आप देखोगे मेरी फिगर क्या आती है, मुझे 1 लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। और 1 से अगर मैं चलता चला जाऊं, मैं ये 0.5 पे मैं चेक करता हूं, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए या जो मेरा कैलकुलेटेड टेबुलेटेड सॉरी जो वैल्यू है वो 3.84 है, राइट। अब हम देखते हैं कि कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे ही हम 3.84 की बात करते हैं तो उसको हम लिख लेते हैं, सॉरी, ओके। सो अब मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, राइट, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने कितना बोला था, वो 0.05 था। अब जब मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं तो मेरे टेबुलेट वैल्यू क्या आ रहा है? जो मेरा काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू आ रहा है, ये टेबुलेटेड वैल्यू वो 3.84 था।
अब मैं आपको कंपेयर कराता हूं कि किस तरीके से इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, राइट। हम दोबारा से वापस जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि मैंने आपको क्रिटिकल वैल्यू दिखा रखी थी, राइट। सो इसमें मैं नेक्स्ट अगर करता हूं ओके, सो अब आप अगर देखते हो, सो अब देखो यही हमने करा था, याद है। अब मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई थी, मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, जो ये क्रिटिकल वैल्यू है ये मेरा आया 3.84, राइट। और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी 4.78 अगर मैं गलत नहीं हूं। सो इसका मतलब क्या है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है, उससे ज्यादा आ गया, राइट। अगर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब मैं रिजेक्शन रीजन में हूं। इसका मतलब क्या है, मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये इंटरप्रिटेशन है और यहां पे आके मुझे क्वेश्चन को खत्म करना है। काई स्क्वायर वैल्यू निकालने से कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली में जब हम मार्क्स की बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, हमें काई स्क्वायर वैल्यू की मार्क्स नहीं मिलते, हमें मार्क्स मिलते हैं सॉल्यूशन देने का या जो इंटरप्रिटेशन है उसको देने का। और इंटरप्रिटेशन क्या है कि एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि जो मेरा कैलकुलेटेड था वो मेरा रिजेक्शन रीजन में पड़ा। जब मैंने रिजेक्शन रीजन या जो क्रिटिकल वैल्यू है जो उसको निकाला बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज 3.84। दिस इज हाउ यू हैव टू डू अ सिंपल क्वेश्चन ऑन काई स्क्वायर, राइट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल में एक और करके आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर हमारे जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये 2x2 का नहीं है। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वही सुडोकू खेलना है। फॉर्मूला में याद होना चाहिए। सुडोकू आप तब खेलो जब आपको लगता है कि आपकी मैथ्स अच्छी है, आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल फॉर्मूला निकालते चले जाओ। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन जेंडर इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन लेवल अ रैंडम सैंपल ऑफ 395 पीपल वर टेकन। सो सैंपल कितना है हमारा, 395 पीपल का सैंपल है, was surveyed and each person was asked to report a highest education level they have obtained। the data result जो है वो नीचे हमारा शो करता है। सो हमने हाई स्कूल लिया, बैचलर्स लिए, मास्टर्स लिया, पीएचडी लिया और उसके बाद हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारा वैसे कितना है, एन है, एन इज 395। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा एन इज इक्वल टू 395 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हाई स्कूल में फीमेल और मेल दोनों की बात हो रही है, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमें एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया ऑलरेडी जो 0.05 है। अगर ये नहीं भी दिया गया होता, अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी हमें यही लेना है, ये मैं बार बार बता चुका हूं उनको। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है, राइट। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बात करता हूं, लेट्स से मैं यहीं पे कोशिश करता हूं निकालने की। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू देखता हूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, रो टोटल। आप देखो ई का फॉर्मूला क्या था, आर टी इंटू सी टी अपॉन एन, राइट। सो मेरा रो टोटल कितना आ रहा है, 201 इंटू सी टी मेरा, सॉरी हाँ, रो टोटल 201, सी टी मेरा 100 आ रहा है, 100 अपॉन एन क्या है 395, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आप देखो कितना आ रहा है। हम लोग भी इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो हमने इसको कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करके ये आ रहा है 50.88, विच मीन्स यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 50.88। अब आप इसी तरीके से ना सारा निकालो। हम भी थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है। अब आप भी तसल्ली से सारे निकाल लो, जैसे आपको निकालना निकालो। सारे आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल लो या आप सुडोकू खेलना चाहते हो, आपके ऊपर है। हम भी इसको निकालते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक्चुअली सही बताऊं तो कैलकुलेट किया हमने, तो क्वेश्चन निकाला था। सो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज आई है। पहला वाला मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया था। बाकी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ई निकालने का फॉर्मूला है आर टी इंटू सी टी अपॉन एन, एन हमें पता कितना है 395, और ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज आ गए हैं। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूले के लिए मुझे क्या निकालना है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, राइट। यही हमारा फॉर्मूला होता है। दिस इज आई इज इक्वल टू 1 to n, ये आई होगा, ये आई होगा, ये आई होगा। सो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस तरीके से काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब जब काई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको याद होगा। उसके बाद हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना होता है, राइट। सो मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है मेरा c-1 इंटू r-1, राइट। सो अब आप देखो कॉलम्स कितने हैं, मेरे पास कॉलम्स 4 हैं। सो विच मीन्स इट वुड बी 4 इंटू, रो कितने हैं 2 है, सो 4 इंटू 1, सॉरी अगर कॉलम्स 4 है, 1 2 3 4 है, तो ये मेरा 3 होगा, राइट, ये मेरा 3 होगा। सो विच मीन्स माई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। एट व्हाट लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट 0.05,
0.05 लेवल। अब हम दोबारा से, बिकॉज हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया, इसके बेसिस में मैं टैबुलेटेड काई स्क्वायर निकाल लेता हूं, ठीक है ना। जब हम टैबुलेटेड काई स्क्वायर की बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 में, सो ये देखो ये हमने निकाला हुआ। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कहां पे आ रहा है? सो दिस इज माय डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और ये मेरा 0.05 है, विच मीन्स दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक। सो क्या कंसिडर करना है? 7.82, राइट। अब वहां जाके हम पहले काई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम वापस इस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट काई स्क्वायर। सो हम दोबारा से कैलकुलेट करके वापस उसी स्लाइड पे आ गए। देखो ये सारे मेरे कैलकुलेशंस थे। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया, काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा? काई स्क्वायर का फॉर्मूला ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर समेशन ले लो अपॉन क्या है? अपॉन में एक्सपेक्टेड ले लूंगा, ठीक है। तो ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला। इस काई स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या निकला? ये मेरी फिगर निकली है 8.006। और मैंने टेबुलर फॉर्मूला देखा था, टेबुलर फॉर्मूला क्या था मेरा? 7.815 था। अगेन कैलकुलेटेड ज्यादा है। सो अब आप देखो दोबारा से अगर हम जाते हैं उसी पर्टिकुलर स्लाइड पे, ओके। सो ये हमारी जो वैल्यू आई थी वो शायद 7.82 आई थी, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी वो मेरी वैल्यू थी 8.006 शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। तो ये गलत है, क्योंकि हमारा अगेन जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी रिजेक्टेड रीजन में ही आ रही है। तो अगर रिजेक्टेड रीजन में आ रही है, विच मीन्स अगेन हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। क्लियर? सो मैंने आपको कॉलम 4 और रो 3 रो 2 से भी करके दिखा दिए। कैसे भी क्वेश्चंस हो, सिंपल क्वेश्चंस है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंस लेवल पता होना चाहिए, काई स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो, ई का फॉर्मूला याद कर लो। वेरी सिंपली यू कैन डू इट। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, ना तो इसके अंदर मीन है ना वेरियंस है। हमें वो वाले जो पहले वाले जो हाइपोथेसिस टेस्ट होते थे मीन और वेरियंस का, वो याद ही नहीं करना। और याद क्या रखना है? बस हमें ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेड वैल्यू याद रखना है। वंस दिस इज डन, योर काई स्क्वायर इज ओवर। थैंक यू।